राजस्थान में भले ही अभी विधानसभा चुनाव नजदीक नहीं हो, लेकिन भाजपा और कांग्रेस अभी से मिशन 2023 में जुट गए हैं। 3 दिन की मैराथन रायशुमारी में कांग्रेस ने कलह दूर कर मिशन 2023 को टारगेट किया। हालांकि इस मंथन में पार्टी ने पिछली गुटबाजी और कलह को दूर करने के लिए अलग अलग संवाद भी किया, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार, संगठनात्मक नियुक्ति के साथ साथ 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी राय मांगी गई, जिसमें पार्टी की जीत के लिए मंत्र दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश अध्यक्ष से और दिल्ली में ही सचिन पायलट जी से, सीपी जोशी जी से भी सब लोगों से मैंने बात करी और मुख्यतः 2023 में किस प्रकार से हम लोग कांग्रेस पार्टी की सरकार को वापस ला सकते हैं, इसकी चर्चा सबसे करी। आज यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी के अंदर भी हम लोगों ने इस बात की चर्चा करी और कई बिंदुओं के ऊपर बात करी कि किस प्रकार से कांग्रेस के संगठन और सरकार में बेहतर समन्वय हो सके, ताकि हम लोग मिल करके 2023 में कांग्रेस पार्टी को वापस लेकर के आ सके। आरएसएस के खिलाफ प्रस्ताव पास किए जाने पर भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोला। भाजपा ने कांग्रेस सरकार को राजस्थान में बढ़ते अपराध में फेल्योर बताया। साथ ही पीसीसी में निंदा प्रस्ताव पास करने पर भी तंज कसा। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि जो काम कानून को करना चाहिए वो पीसीसी में हो रहा है, ये एक पराकाष्ठा है। वहीं कांग्रेस के 2023 में रिपीट होने के दावे पर पूनिया ने तंज कसते हुए कहा कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। लगता नहीं कि कांग्रेस के लिए 2023 भी आएगा। इसी की बैठक में इस तरीके का प्रस्ताव पारित किया। ये ताज्जुब की बात है कि जो काम कानून का है वो काम पीसीसी में तय होता है। छोड़ दीजिए कि हमारे यहाँ न्यायपालिका है, हमारे यहाँ बाकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं वो क्या करती हैं, लेकिन कोई दल किसी व्यक्ति के लिए कहे कि इनकी गिरफ्तारी की जाए, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, तो ये पराकाष्ठा है। वैसे तो ये भी काल्पनिक प्रश्न है और मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा ही है। मैं अपनी बात को करेक्ट कर लेता हूँ कि 2023 कब आएगा, कब नौमन तेल होगा और कब राधा नाचेगी, तो मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस के लिए 2023 भी आएगा, क्योंकि जो असंतोष का विस्फोट है वो कभी भी हो सकता है। कांग्रेस के 3 दिन के मंथन में अमृत निकालने की कोशिश की गई है ताकि राजस्थान में संगठन को मजबूती मिले। हालांकि ऐसा ही कुछ भाजपा के घर में भी चल रहा है, लेकिन फिर भी दोनों पार्टियों की नजरें अभी से मिशन 2023 पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। पिछले 3 दिन तक अजय माकन राजस्थान में रहे। माकन यहाँ पहले पता चला कि तीसरे दिन भी उनको संवाद करना है। 1-to-1 संवाद किया गया। कुछ फैसले हुए, कुछ बातें बाहर आकर गई। 2 खास बातें थी। पहली, मैं दिल्ली हूं, और दूसरा, कई मंत्री अपनी सीट छोड़कर संगठन के लिए काम करने को तैयार है। इसके अलावा आज जो तीसरी बैठक हुई, उस बैठक में कुछ प्रस्ताव पास किए गए और यही बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि जो भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं वो अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन जो काम किसी सुरक्षा एजेंसी को करना है वो काम अगर पार्टी अपने स्तर पर करती है तो वो ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर जो भी ये फीडबैक कार्यक्रम हुआ उसमें दोनों पार्टियों के बीच एक बार फिर तनातनी शुरू हो गई है। इसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ अलग अलग राजनीतिक दलों से पैनल जुड़े हुए हैं। भाजपा नेता के तौर पर हमारे साथ मनीष पारिक जी इस चर्चा का हिस्सा हैं। कांग्रेस नेता के तौर पर आरसी चौधरी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। सबसे पहले मनीष जी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि 3 दिन का जो कार्यक्रम था उसमें तीसरे दिन अचानक बीजेपी की तरफ से डॉक्टर सतीश पूनिया जी की तरफ से ये कहा जाता है, गुलाब चंद कटारिया ने भी अपना बयान दिया और ये कहा कि कोई भी निंदा प्रस्ताव पास करना ये काम उस कांग्रेस का नहीं है,
ये काम है एसीबी का जो जांच कर रही है, तो इस तरह से निंदा प्रस्ताव पास करके ठीक नहीं किया। लेकिन इससे पहले भी निंदा प्रस्ताव पास होते रहे हैं और ये पार्टी का अपना लुकआउट है कि वो अब किसी भी मसले को किस नजरिए से देखती है। तो इसमें गलत कहाँ है? बीजेपी ने भी कई बार निंदा प्रस्ताव पास किए हैं कांग्रेस के खिलाफ। जी, जो सीरियस प्रॉब्लम कांग्रेस में पार्टी में चल रही है, आपने देखा कि सारे विधायक मांग कर रहे हैं कि इन मंत्रियों को बदलो, नहीं तो अपन चुनाव हार जाएंगे। तो क्योंकि मिनिस्टर बनने वाले तो कुछ ही लोग होते हैं, 10-15 लोग, लेकिन जो सारे ही विधायक तो मिनिस्टर बनने नहीं है, फिर भी उन सबकी इच्छा है कि इसमें बदलाव लाया जाए। ये गड़बड़ हो रही है, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं 12 से ज्यादा मंत्रियों पर, सब अखबार में छप चुका है, कैसे डोटासरा जी के बहू बेटे और कैसे आरएस बन रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, सब जगह पे सैंटिटी क्वेश्चन हो गई है और सरकार की इज्जत मिट्टी में मिली है क्योंकि वो खुद ही सारे गलत सड़क काम कर रही है। और आपने देखा कि 35,000 का कंसंट्रेटर 1 लाख में खरीदा जा रहा है, 1,000 करोड़ की खान को 5 करोड़ में दे रहे हैं, कोई रैकेट चल रहा है, कहीं क्या हो रहा है, कहीं पे बंदियां चल रही है, कहीं पे क्या हो, तो पूरे भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है सरकार। तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये तो बात सही है कि घर के पूत कवारे डोले तो पड़ोसियों के फेरे में जाके बैठेंगे, यही हो रहा है। आप देख रहे हैं कि सैंटिटी, कोई सब्सटेंस वाला काम इस सरकार ने नहीं किया। जो बात हो रही थी कि कुछ होगा तो कुछ हुआ ही नहीं, आपने देखा, क्योंकि वो तो रात को ही चले गए। जो पायलट साहब थे वो तो दिल्ली रात को ही चले गए, उनको मालूम है कुछ होना ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है ये फौरी तौर पे कवायद हो रही है, नाश्ता कर रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, लेकिन कुछ सब्सटेंस वाला कुछ निकाल कर देंगे। तो वो विधायकों ने बताया है, सब अखबारों में छप चुका है। मुझे कहना कोई मतलब नहीं है कि ये इन लखनऊ से चुनाव नहीं जीतेंगे, इनको हटाओ और नए लोग लाओ, ये बातें उठ रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे हालात में और क्या करेगी कांग्रेस पार्टी? वो पहले बैन लगाती थी, अभी वो लग नहीं सकता, तो ये आरोप लगाती है माइनॉरिटी का वोट बैंक इनका अपना है। माइनॉरिटी और राहुल गांधी दोनों इस बात से खुश होते हैं, वो प्रस्ताव पास कर देते हैं, तो अपना काम पूरा करके दिल्ली रवाना हो गए। ना सूत न कपास और जुलाओं में लट्ठम लट्ठा हो गई। जी चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? देखिए, मनीष पारिक साहब का कहना है कि कांग्रेस खुद अपने समस्याओं से निकल नहीं पा रही है और यही वजह है कि वो इस तरह के निंदा प्रस्ताव पास कर रही है। लेकिन हम निंदा प्रस्ताव के सवाल को लेकर तो आपके पास वापस बाद में लौटेंगे, लेकिन फिलहाल 3 दिन का जो मंथन रहा है, इस तरह से मंथन के लिए दिल्ली से अजय माकन का यहाँ पर आना और उसके बाद सचिन पायलट को लेकर, जैसे इन्होंने कहा कि सचिन पायलट को पहले से ही पता है कि इसमें कुछ होना जाना नहीं है। हालांकि सचिन पायलट गुट के जो विधायक कहे जाते हैं उन सभी ने इसमें अपना समर्थन जताया और ये कहा कि उनकी बात सुनी गई, बहुत सुनी कार्यक्रम ये रहा। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का विचलन ये बता रहा है कि तमाम जो संवाद की प्रक्रिया जिस हिसाब से रही है और कांग्रेस के तमाम विधायकों ने, नेताओं ने, संगठन के लोगों ने एक स्वर में होकर जिस प्रकार से सरकार की योजनाओं को दाता तक, गवर्नेंस और 2023 के मिशन को लेकर चले, भारतीय जनता पार्टी अंदर जिस प्रकार से खंडित है, भारतीय जनता पार्टी का भय मनीष जी के बयानों से बौखलाहट से आ रहा है। मनीष जी ने कहा कि भ्रष्टाचार, मैं कह रहा हूं कि जिसके दाग पे जिसके दामन पे दाग नहीं, जिसका पूरा दामन ही गंदा हो और वो आदमी कहे राजस्थान की जनता जानती है कि किस मुख्यालय में बैठ के, किस जगह पे बैठ के और 20 करोड़ की रिश्वत किसके द्वारा मांगी जा रही थी, ये सार्वजनिक पटल पे है। जो राजनीतिक शुचिता की बात कर रहे थे, जो एक पार्टी विद डिफरेंस की बात कर रहे थे, वो पार्टी विद डिफरेंस ये जानता है देश कि राम के नाम पे चंदा उगाने वाले, राम की भूमि के नाम पे भ्रष्टाचार कर जाते हैं और सफाई के नाम पे जिसको राजधानी को रोशन करना था वहां पे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देते हैं। और वो लोग, जिस लोगों पे और जिसके लिए, निम्बाराम जी के लिए, ये तमाम लोग विचलित हो जाते हैं क्योंकि आखिर इनके जो फैसले हैं वो आरएसएस के अंदर होते हैं। ये मनीष जी भी अंततः मन से तो जानते हैं कि निश्चित रूप से भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन वो बोल नहीं सकते क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि इनका फैसला दिल्ली में नहीं होता, इनका फैसला नागपुर में होता है, पार्टी मुख्यालय पे नहीं होता या फिर झंडेवालान में होता है। ये इनकी अपनी एक व्यवस्था है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने 2.5 साल बाद में, 2.25 साल बाद में केंद्रीय मंत्रालय के अंदर आपने बहुत बड़ा फेरबदल किया, आपने बहुत से मंत्री हटाए। ये तमाम जो मंत्री हटाए, इसका मतलब ये आपकी स्वीकार्यता थी कि आपके मंत्रियों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। आपने स्वास्थ्य मंत्री को हटाया, क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो लोग गए इस कोविड के अंदर और केंद्र की संसद के अंदर क्या कहा कि पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन से एक भी डेथ नहीं हुई, तो ये इनका एक अपना एक नकारापन है। अभी अगर राजस्थान में मंत्रिमंडल में बदलाव होता है जैसे कि संकेत दिए गए,
तो क्या इसको भी ऐसा माना जाए कि सही काम नहीं हुआ अगर किसी मंत्री का पद अच्छा? नहीं, ये अगर ये मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जिस प्रकार से मनीष जी ने कहा कि इसलिए बदला जा रहा है, तो क्या बदलाव का तरीका ये आपने इस हिसाब से बदला? ये मैं मनीष जी से प्रश्न पूछा। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे प्रभारी महामंत्री जी ने सब लोगों से संवाद किया। अगर किसी की हमें उपयोगिता लगती है कि वो व्यक्ति मंत्रालय में होने की वजह से संगठन या पार्टी के लिए कम समय दे पाता है और उसके पार्टी में समय देने से पार्टी को और ज्यादा फायदा हो सकता है, तो वो जो बदलाव जो करना है वो पार्टी के लेवल पे सोच विचार करके और विमर्श करके। माकन साहब ने कहा, बहुत से मंत्रियों ने कहा कि अगर पार्टी के लिए हमारी जरूरत हो तो हम पार्टी ये मंत्री का जो पद है वो छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये एक उनकी सूचिता है कि किस प्रकार से जिस पार्टी ने हमें बनाया उसके लिए हम बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि राजस्थान के अंदर ये कह रहे हैं कि ये प्रस्ताव नहीं लेना चाहिए था। अगर राजनीतिक शुचिता की बात करते हो, जिस व्यक्ति पे भ्रष्टाचार लगा है एसीबी के सामने जाएं, वॉइस सैंपल दें, कोर्ट का सामना करें और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक व्यक्ति से पूरे आप अपनी पार्टी को खराब कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम किसी पूरे संगठन के ऊपर या किसी तीज पे नहीं ले रहे, लेकिन संगठन जो ढाल बन रही है उससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे किस प्रकार से तमाम संगठन इसके अंदर लिप्त हो रहा है। जी श्याम जी, जो मैं सवाल करना चाहता हूँ कि जो आरएएस की परीक्षा है, इसमें ये बेटे और बेटे बहू को एडीएम बनाएंगे या ये परीक्षा कैंसिल करेंगे? ये कांग्रेस पार्टी ये तो तय करे पहले कैसे ये तुमने अपने रिश्तेदारों। मनीष जी सबका जवाब दूंगा। मनीष जी आप विचलित ना होइए, मैं आपका सबका जवाब दूंगा। मनीष जी मैं आपके सबके जवाब दूंगा। मनीष जी विचलित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समय का इंतजार करें, आपको सबका जवाब दूंगा। मैं शाम जी का कमेंट लेता हूं। कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार आदमी हो, ये बात तो बतानी पड़ेगी ना कि आरएस के लोगों को भर्ती करोगे या उनकी परीक्षा कैंसिल करोगे। 10 लोगों को इन्होंने ले लिया है और ये गड़बड़ हो रही है। आज पहली बार आरएस जैसे प्रशासनिक सेवा का अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। नौजवान बेचारे परेशान हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ आप सीबीआई का काम भी कर लो, आप एसडी का भी कर लो, सारे काम आप भी कर लो। जिस आदमी का खाता ही नहीं है, जिस आदमी का कोई अकाउंट नहीं है, उसकी जांच करोगे आप? कमाल कर रहे हो। और दूसरी बात, हिंदू समाज कभी चुनाई छोड़ने की कोशिश करता है तो आपको दिक्कत हो जाती है। कुल मिलाकर जो भी कोई बात है वो आप जानते हो। लेकिन आप ये बताओ कि आरएस के अभ्यर्थी हैं, 1000 लोग इंतजार में खड़े हैं, पोस्टिंग होनी है और आप 10 आदमियों को 80-80 नंबर देकर सारी प्रोसेस को रद्द बना दिया आपने। उसका क्या जवाब है? उसका जवाब 35,000 रुपए का 1 लाख में क्यों लिया? ये जो यातायात विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है, बंदी हुई है, वो उसका क्या हुआ? देखिए विभाग जी मोदी जी ने जो राशन दिया वो जनता को दिया नहीं। आपने चिरंजीवी योजना में कुछ किया नहीं। 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं और ये आपके मंत्री कैसे कह रहे हैं, आपके विधायक कह रहे हैं। आप बोलेंगे तो समझ में नहीं पाएगा। आपके पास चौधरी जी 1 मिनट रुकिएगा। मैं आपका जवाब ले लूंगा। एक बार मैं ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं। हमारे साथ श्याम सुंदर जी जुड़े हुए हैं। श्याम जी, 2 चीजें हैं जो माकन ने आज मीडिया से रूबरू होते हुए कही। मैं दोनों के मायने आपसे समझना चाहूंगा। पहला तो उन्होंने कहा कि मैं ही दिल्ली हूं। इसका क्या मायना ये निकाला जाए कि उन्हें फ्री हैंड दिया गया है दिल्ली की तरफ से, इसके बाद वहां और कोई मंथन नहीं होगा। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि कई मंत्रियों ने आगे बढ़कर ये कहा है कि वो संगठन के लिए अगर जरूरत हो तो संगठन के लिए काम करना चाहते हैं, यानी कि वो मंत्री पद छोड़ने को लेकर या मंत्री पद से हटाने को लेकर अपना एक इशारा कह चुके हैं। इन दोनों बातों का आप और क्या मतलब निकालते हैं श्याम जी? देखिए प्रभात जी, ये बात सही है, संगठन में काम करे या मंत्रिमंडल में काम करे, ये तो क्योंकि सबने कहा कि हाईकमान जो निर्णय करेगा वो हम सब स्वीकार करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप मान के चलिएगा कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा। जिस प्रकार से बीजेपी में अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में परिवर्तन हुआ, बहुत सारे मंत्री अच्छा काम करते हुए भी संगठन में गए, तो ये संगठन में आना जाना लगा रहता है। लेकिन अब देखिए जिस प्रकार से कह रहे हैं माकन साहब, मैं हूं दिल्ली हूं, तो लेकिन साथ साथ वो भी ये भी कह रहे हैं कि हाईकमान कहेगा वो हम सब मानेंगे। इसका मतलब दिल्ली वो नहीं है पूरी तरीके से, कहते तो जरूर है लेकिन वो दिल्ली तरीके से पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि हाईकमान बीच में आ रहा है कि वो निर्णय होगा वो सब मानेंगे। अभी चौधरी साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बहुत सारे मंत्रियों ने जताया कि हम संगठन में आना चाहते हैं। कोई सत्ता से संगठन में आने का इच्छुक होता है क्या? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, कहना सहज लगता है, लेकिन क्योंकि संगठन का निर्णय है, संगठन किसको तो सत्ता देगा और किसको संगठन में काम कराएगा,
वो निश्चित रूप से हाईकमान में दोनों तरफ ही है, एक तरफ नहीं है। बीजेपी में ऐसा ही होता है, कांग्रेस में भी ऐसा होता है। इसलिए ये बात सही है कि आने वाले समय में परिवर्तन दिखेगा, और परिवर्तन क्या दिखेगा ये संभव कहना अभी संभव नहीं हो पा रहा है। हर मंत्री कह रहा है कि मैं तो बेहतर काम कर रहा था और मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि मंत्री पद में सुविधा भोग ही होता है और बहुत सारी चीजें अधिकार क्षेत्र में आती है। संगठन में कुछ मिलता नहीं है, संगठन में तो आपको संगठन का काम करके उसको मजबूत करना पड़ता है। तो लेकिन मजबूरी में कोई भी कहे, लेकिन जिस प्रकार के बयान मंत्रियों का है उससे लगता है कि उनको लग रहा है कि हमको जाना पड़ सकता है। इसलिए निश्चित रूप से कहा जा सकता, जिस प्रकार से देखिए आज एक प्रस्ताव पारित कर दिया इन्होंने कि आरएसएस के लिम्बाराम जी को गिरफ्तार करो। अब एक तरफ तो आप कहते हो कि एसीबी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, आपको अधिकार नहीं है इस तरह के राजनीतिकरण करके आप किसी भी सरकार के ऊपर, अब अपनी पार्टी के सरकार के ऊपर लांछन लगाओगे कि हमने कहा तो गिरफ्तार कर लिया। इसका मतलब ये बहुत सारी चीजें स्पष्ट है, क्योंकि कानूनी तौर पर एसीबी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, वो कार्रवाई भी कर रही है, जांच भी कर रही है, और चाहेगी तो गिरफ्तार भी करेगी, आगे भी किया अब भी कर सकती है। इसलिए इस राजनीतिक प्रस्ताव को लेने का मेरे सामने अभी औचित्य नहीं है। आप विपक्ष को भड़काने का प्रयास करोगे, यदि डोटासरा पर कोई आरोप लग रहे हैं तो जांच होगी, सब कुछ होगा, जो भी कुछ होगा सामने आएगा। आपको इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा करके पार्टी में इस तरह की स्थितियां पैदा नहीं करनी चाहिए, मेरा तो मानना था। अभी आरपीएससी की बात कर रहे हैं, आरपीएससी देखिए संविधान के ऊपर निर्धारित है, किसी बोर्ड के मेंबर्स को 100 नंबर में से साक्षात्कार में नंबर देने का अधिकार है, उसने नंबर दिए। अब बीजेपी इसमें आरोप लगा के क्या कर लेगी? इनके समय में भी बहुत कुछ हुआ, ऐसा नहीं है, मैं खोलना नहीं चाहता, बहुत सारी चीजें ऐसी है, लेकिन किसी बोर्ड पर आरपीएससी पर सीधे आरोप नहीं लगा सकते, किसी को हटाया भी नहीं जा सकता। ये बहुत सारी चीजें कानूनी प्रक्रिया है, यदि कानूनी प्रक्रिया में दोषी को ठहराया जाएगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। भाजपा भी राजनीतिकरण करके लाभ लेना चाहती है और कांग्रेस भी राजनीतिकरण के लाभ लेना चाहती है, इसलिए लाभ लेने के बजाय ये होना चाहिए निष्पक्षता के आधार पर जांच होनी चाहिए, दोनों ही कारणों की जांच हो, दोनों ही अगर है दोषी कोई भी होगा वो सामने आ जाएगा, कानूनी प्रक्रिया उसके तहत पे। आप भी कोर्ट में एक मामला चल रहा है दोनों का, और देखिए एसीबी जांच कर रही है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत रूप से इसको राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। दोनों पार्टियों को कोशिश करनी चाहिए कि मिशन 2023 पर लौटेंगे जी। अब चौधरी जी, ये जो कहा जा रहा है, मैं उस सवाल को आपसे दूसरे तरीके से पूछना चाहूंगा। उनका ये कहना है कि कई मंत्रियों या फिर कई लोगों ने ये कहा है कि वो संगठन के लिए काम करने को तैयार हैं, तो क्या इसका ये मतलब माना जाए कि संगठन को मजबूत करने की जरूरत महसूस हो रही है कांग्रेस को, या फिर उन मंत्रियों को उनको लगता है कि संगठन कमजोर है और मिशन 2023 अगर पूरा करना है तो उन्हें संगठन को मजबूत करने के लिए हो सकता है अपना मंत्री पद त्यागना पड़े? तो ये एक स्वीकारोक्ति नहीं माना जाए इसको? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि कहाँ पे किस व्यक्ति की जरूरत हो, किस जगह किस विशेष कार्य प्रयोजन के लिए वो ज्यादा परफॉर्मेटिव हो सकता है या कहाँ पे ज्यादा यूजफुल हो सकता है, ये संगठन और सरकार, संगठनों से ही सरकारें बनती है, पार्टियां ही तय करती है। जनता के बीच में पार्टी का कार्यकर्ता जाता है, उसी की स्वीकार्यता होती है। सरकार तो 2 साल हेलो 2 साल है चुनाव को, 2 साल पहले से ही संगठन को मजबूत, अब 1 साल। मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी तो जब 5 साल के अंदर चुनाव की तैयारी कर सकती है, तो जब हमारे प्रतिद्वंदी अगर ऐसे कर सकते हैं तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? संगठन की तो सदैव एक्टिविटी यही होनी चाहिए कि जनता के बीच में जिन मुद्दों को लेके, जिन मैनिफेस्टो को लेके हम जनता के बीच में गए थे, सचिन पायलट जी ने हर वर्ग से मिलकर जो मैनिफेस्टो तैयार किया था, रामेश्वर डूडी जी नेता प्रतिपक्ष और इन्होंने, तो आज जब जनता के बीच में जाएंगे तो वो जो मैनिफेस्टो सरकार का संकल्प पत्र है, माननीय मुख्यमंत्री ने संकल्प पत्र के तौर पे लिया, हमने कितने काम पूरे कर दिए, कितने नहीं है, और आज सरकार से जिस प्रकार से वैश्विक महामारी के दौर है, उस वैश्विक महामारी दौर में चुनौतियां बदल सकती हैं, उसमें क्या उम्मीद करती है। तो इसलिए जनता के बीच में जाना, सरकार और जनता के बीच की कड़ी है संगठन, और वो बातें लेके जनता की सरकार के ऊपर उन मुद्दों का दबाव बनाता है। श्याम सुंदर शर्मा जी ने कहा कि निश्चित रूप से राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं, जिस प्रकार से बीजेपी का जिक्र किया और कांग्रेस का जिक्र किया। मैं इसमें एक चीज थोड़ी सी जोड़ना चाहूंगा, मैं उनकी बात को नहीं काटना चाह रहा, लेकिन उसमें जोड़ना चाहता हूं कि जो एसीबी ने जो मुकदमा दर्ज किया उसके अंदर जो 3 लोग कल्प्रिट होते हैं, एक कंपनी का अधिकारी, एक मेयर का पति और दूसरा आदमी निम्बाराम जी,
2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जांच हो चुकी है, तीसरा व्यक्ति इस संगठन के प्रभाव से बाहर बच नहीं रहना चाहता है। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है संगठन के तौर पे और पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, जिस आदमी के इशारे पे डील होती है, जिस आदमी के ऑडियो आज सार्वजनिक पटल पे, तो ये कांग्रेस पार्टी कैसे चुप रह सकती है कि उस व्यक्ति को जांच नहीं हो? क्या 2 लोगों पे छोड़ दिया जाए और तीसरे लोग पे नहीं हो? इसलिए हम निम्बाराम की गिरफ्तारी का सदैव प्रयास करेंगे और सरकार पे दबाव बनाएंगे कि जो भ्रष्टाचार के संकल्प पे मुख्य व्यक्ति है उसको निश्चित रूप से जेल की सलाखों पे जहां 2 और पहुंचा है उनकी जगह पे भी वो जाने चाहिए। जी पारिक साहब, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आवाज आ रही है आपकी? पारिक साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप शायद पारिक साहब नेटवर्क की वजह से हमारे साथ जुड़े हुए नहीं, वरना उनसे मेरा सवाल था। खैर श्याम जी, जो बात कही गई है 2023 का मिशन लेकर अभी से 2 साल पहले से तैयारी करने को लेकर अजय माकन यहाँ पर पहुंचे और जो 5-6 सवालों की सूची तैयार की गई थी उसका आखिरी सवाल ये था कि क्या 2023 में कांग्रेस की सरकार कैसे रिपीट होगी। ये जो सवालों की सूची है इसमें और भी कई सवाल थे कि आप संगठन को मजबूती के लिए क्या करना चाहते हैं। ये गिने चुने जो सवाल हैं, ये सवालों की रूपरेखा किस तरह की चिंता को जाहिर करते हैं, क्योंकि ये सवालों का जो उनकी जो भाषा है, उन सवालों का जो स्तर है, वो ये बताता है कि फिलहाल कांग्रेस के आलाकमान के मन में क्या चल रहा है और वो अपने विधायकों या फिर मंत्रियों के मन से क्या चीज बाहर निकालना चाहते हैं। तो क्या इसे सिर्फ मिशन 2023 माना जाए या फिर ये माना जाए कि यहाँ पर जो भी पायलट गुट और गहलोत गुट को लेकर विपक्ष हमेशा सवाल लगाता रहा है उसकी धड़ेबंदी को खत्म करना या उनके बीच में सुलह का कोई रास्ता निकालना, ये एक इसका मकसद है। देखिए प्रभात जी, अभी चौधरी साहब कह रहे थे जिस पार्टी का 1 साल से संगठन नाम का कोई चीज नहीं हो तो चिंता का विषय तो है। आप कांग्रेस वालों से बात करिएगा, अपने लोगों से बात करिएगा कि संगठन में किसको लाना चाहते हो, किसको नहीं लाना चाहते हो, लेकिन आप निर्दलीयों को ला करके अगर ये बात करेंगे संगठन में कैसे मजबूती लाई जा सकती है, तो एक शंका प्रकट होती है कि आखिर जिन्होंने कांग्रेस को हराया उनसे भी पूछोगे कि संगठन कैसे मजबूत हो सकता है। तो है कुछ चीजें, जिस तरह की स्थितियां है उसको लेकर सरकार को अभी बचाना तो नहीं है, सरकार अभी संकट में भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप निर्दलीयों को वर्चस्व देकर के रखना चाहोगे और अपने पार्टी के लोगों को जिस तरह की स्थिति है उस तरह से नहीं रखना चाहोगे तो आने वाले समय में निश्चित रूप से सवाल खड़े होंगे। आप इसलिए निश्चित जरूरी ये हो जाता है कि आप निश्चित रूप से अपने लोगों को पूछिएगा। संगठन को मजबूत करने के लिए 2 साल पहले भी काम किया जा सकता है, उसमें दो राय नहीं, क्योंकि संगठन नाम है ही नहीं अभी। तो प्रदेश जिला अध्यक्ष कौन बनेगा, मंडल अध्यक्ष कौन बनेगा और प्रदेश स्तर के कितने लोग आएंगे या राष्ट्रीय स्तर के कितने लोग शामिल इसमें से जाएंगे, एक बहुत सारी चीज चुनौती कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी खड़ी हुई है। क्योंकि संगठन 1 साल से नहीं होने से, ये भी आरसी चौधरी साहब भी समझते हैं कोविड काल में नहीं बना पाए संगठन, बात है, लेकिन संगठन नहीं होना और फिर अभी पंचायत के चुनाव 12 जिले में होना, अभी कार्यक्रम कभी भी घोषित हो सकता है क्योंकि तैयारी शुरू हो गई है। उसके बाद 2 उपचुनाव होने और उसके बाद मेन चुनाव भी होंगे और फिर सारी बातें होगी। तो निश्चित रूप से मान के चलेगा कि हाँ, दिसंबर में राज्यसभा के चुनाव भी होंगे 4 सीटों के। इसलिए इनको अपने समर्थित लोगों को भी खुश रखना है कि वो चले नहीं जाए, क्योंकि इनको 4 में से 3 जीतने की स्थिति पैदा करनी होगी। तो बहुत सारी चुनौती कांग्रेस के सामने बहुत ज्यादा है। ऐसी स्थिति में सुलह होगी नहीं होगी और किस तरह की सुलह होगी और सुलह होने के बाद क्या वो स्थिति कायम रह पाएगी या स्थिति बिगड़ेगी, ये सब चीजें भविष्य के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन ये बात सही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अब कभी भी हो सकता है, क्योंकि 5 तारीख को सोनिया गांधी जी इलाज के लिए जाएंगे। हो सकता हो 5 तारीख से पहले नया मंत्रिमंडल शपथ ले ले और उसमें फेरबदल होगा तो निश्चित रूप से हटाए भी जाएंगे और नए लोगों को प्रतिनिधि मिलेगी। और ये भी बात सही है कि पायलट ग्रुप के लोगों को इसमें हिस्सेदारी मिलने वाली है। संसदीय सचिव काफी संख्या में बनने वाले हैं। अब संसदीय सचिव कितने बनेंगे, कितने किसको मिलेगा, क्योंकि पहली बार वाले को मंत्री पद दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, ये हो सकता हो कि बीएसपी से आने वालों को कुछ को दे दे, ये बात सही है, बाकियों को नहीं दे सकते और संसदीय सचिव के माध्यम से काम चलाया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन कांग्रेस में देखने को मिलेगा। और भाजपा में जिस तरह के लिम्बराम स्तर पर आप कह रहे हो कि आप सरकार काम कर रही है, एसीबी काम कर रही है, आप क्यों कहलाना चाहते हो कि कांग्रेस के कहने के बाद गिरफ्तारी होगी? आपकी पुलिस है, ये पार्टी अपना काम से बंधी हुई है, पार्टी तो जनता से बंधी हुई है। श्याम जी पार्टी का हक है, ये क्या बात है? पार्टी मुद्दे नहीं उठाएगी, सुनिए बीजेपी के खिलाफ आप सुनिए, अरे आप सुनिए सही, मेरी बात सुनिए। एसीबी में जब मामला दर्ज है, एसीबी सक्षम है आपकी, आप उसको कहेंगे कि गिरफ्तार करो तो आप तो गिरफ्तार करने के लिए मना कौन कर रहा है? गिरफ्तार कीजिए, सर्च कीजिए, कौन मना कर रहा है? कांग्रेस के कहने से गिरफ्तारी होगी?
ये संचय की चीजें हो जाएगी, सवाल उठेंगे, इसलिए कानून अपना काम कौन कहता है। छोटा सा सवाल जी चौधरी जी, छोटा सा सवाल, ये जो फीडबैक कार्यक्रम होने वाला था उससे ठीक एक दिन पहले जो कांग्रेस को समर्थन देने वाले जो विधायक हैं बसपा के, उन सभी ने अलग से मीटिंग की, और उसके अलावा कई विधायक और कई मंत्री अचानक से सीएमआर पहुंचे और सीएमआर को एक मीटिंग कैंसिल भी करनी पड़ी उसकी वजह से। क्या इसे बेचैनी नहीं माना जाए इस बात को लेकर कि पता नहीं माकन साहब क्या सवाल कर लेंगे, या फिर पता नहीं उनकी सीट के साथ या उनके पद के साथ क्या होगा, या फिर उनका क्या ओहदा रहेगा मंत्रिमंडल विस्तार में, या फिर मंत्रिमंडल के नए गठन को लेकर या फिर पुनर्गठन को लेकर, ये बेचैनी को जाहिर नहीं करता चौधरी साहब? प्रभात जी, किसी भी संस्थान के अंदर जब अकाउंटेबिलिटी की ऑडिट होती है तो निश्चित रूप से उन लोगों को बेचैनी होती होगी जो लोग अपनी परफॉर्मेंस या काम नहीं कर पाते होंगे। आपके भी संस्थान में जन टीवी पे तमाम लोगों की जितनी इतनी बड़ी आपकी टीम है उसकी कहीं ना कहीं ऑडिट होती होगी। मैं मानता हूं कि जिन्होंने जो काम किया उसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती, और किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर जहां पे एक प्रभारी के तौर पे जिस प्रकार से संवाद का जो सिलसिला है, जिस प्रकार से हर व्यक्ति से जो पूछा जा रहा है, आज संगठन की मीटिंग में मैं स्वयं उपस्थित था, हर व्यक्ति से जो सुझाव मांगे जा रहे थे उन सुझावों को बड़ी गंभीरता के साथ में सुना जा रहा था, जवाब दिए जा रहे थे। तो ये जो सिलसिला है वो सिलसिला एक परिवार की मुखिया अगर आपको बेबाक बोलने का अवसर देता है और उसके अंदर जब संवाद होता है तो मैं ये सोचता हूँ निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बेहतर चीजें होती हैं, और ये बेहतर चीजें होगी। और मैं बसपा के जो कह रहे हैं कि आप बसपा से जो विधायक भारतीय कांग्रेस में शामिल हुए थे उन विधायकों के साथ में मेरा संवाद हुआ, एक डिबेट के अंदर वो साथ थे, वो अपने आप को ये जो चीज है, ये विपक्ष का स्लोगन है, वो कहते हैं हम आज कांग्रेस के विधायक हैं, आने वाले समय में जो चीजें तय होनी है वो कांग्रेस पार्टी ही तय करेगी, कांग्रेस के पटल पे हैं। और निश्चित रूप से श्याम सुंदर शर्मा जी ने कहा कि राज्यसभा का चुनाव है, पूरे भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी को छोड़ के तमाम जो राजनीतिक दल है वो सरकार के समर्थन में खड़े हैं, सरकार की विचारधारा के साथ में खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जीत के आए हैं। तो निश्चित रूप से सरकार चलाने वाले व्यक्ति को सब लोगों की सुनवाई करनी होती है और सब लोगों से संवाद रखना होता है। तो ये बेहतर है कि हर पटल पे हमारा संवाद का सिलसिला, चाहे सरकार के अंदर मुख्यमंत्री का हो, चाहे संगठन के अंदर प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा जी का हो, चाहे सचिन पायलट जी का हो, चाहे माकन साहब का हो, संवाद का सिलसिला बना हुआ है और मुद्दों पे आधारित निश्चित रूप से बेबाकी से बात रखी जा रही है। जी माफी चाहूंगा क्योंकि समय बहुत कम है और पारिक साहब से मेरे सवाल तो थे लेकिन तकनीकी खामी की वजह से वो जुड़ नहीं पाए। लेकिन ये जाहिर होता है कि मिशन 2023 के लिए अभी से दोनों राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस तैयारी शुरू कर चुकी है और बीजेपी अब अपना मैदान ढूंढ रही है। उनको किस तरह की तैयारी करनी है उसके लिए वो अपना मंच तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, एक दूसरे कुछ अलग घटनाक्रमों को लेकर, वो कितना फायदा इस मिशन 2023 में दोनों राजनीतिक दलों को पहुंचा पाएंगे और फीडबैक कार्यक्रम चाहे कांग्रेस ने अभी शुरू कर दिया है और बीजेपी शायद शुरू करे, उन फीडबैक कार्यक्रमों का कितना असर मिशन 2023 पर दोनों राजनीतिक दलों को मिलता है, उसका कितना उठा पाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।